अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे साथ हैं फ़ुरकान अज़ीज़ साहब। आई वुड से फ़ुरकान भाई मेरे दोस्त भी हैं और इनके अचीवमेंट मुझसे बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने इनको बुलाया आज ऑफिस में। पहले तो इनकी बड़ी मेहरबानी, वो आ गए हैं हमारे पास जस्ट टू डिलीवर सम वैल्यू। इनके अचीवमेंट क्या हैं, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। डोंट नॉट कंसीडर इट अ पॉडकास्ट। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन पॉडकास्ट के जब एक बंदा बैठ के दूसरे से सवालात ही करी जा रहा है। द पर्पज़ ऑफ दिस कन्वर्सेशन इज़ दैट कि देर आर थिंग्स जो शायद मुझे पता हों, फ़ुरकान भाई को ना पता हों। देर आर मैनी थिंग्स जो फ़ुरकान भाई को पता है, मुझे नहीं पता होंगी। सो एक्चुअली इट वाज़ अ बिज़नेस कन्वर्सेशन कि यार हमें क्या करना चाहिए, यार आप बताओ आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, हम किस तरह से बेहतर कर रहे हैं। और फिर हमने डिसाइड किया कि यार क्या है, अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये लोगों तक पहुँच जाती है और यूथ का फ़ायदा हो जाता है तो इससे बड़ी बात तो नहीं है। हमने तो बैठ के उतना टाइम लगाना है, कन्वर्सेशन करनी है। सो हमने इसको फॉर्मलाइज़ कर दिया। इट वाज नॉट इंटेंडेड टू बी कि यार हम लोग इसको जाएंगे और पॉडकास्ट करेंगे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, थैंक यू वेरी मच फ़ुरकान भाई। थैंक यू सो वेरी मच इरफान। यार मुझे भाई या साहब आई गेस वी आर गुड विद फुरकान ओनली। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। और ये बड़ा लॉन्ग ड्यू था हमारी डिस्कशन। बहुत ज़्यादा दफ़ा पोस्टपोन हुई है। मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, कभी आप पाकिस्तान नहीं है, और हम तब एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते थे जब फ्लाइट में होते थे, क्योंकि टाइम वहाँ मिलता है। मैं भी फ्लाइट में हूँ, ऐसा ही है। तो नॉर्मली मुझे सबसे ज़्यादा टाइम कब मिलता है जब मैं फ्लाई कर रहा हूँ। मुझे फ्लाइट में नींद नहीं आती, तो फ्लाई कर रहा हूँ और मेरे पास व्हाट्सएप तो आपको पता है ऑफलाइन मोड में चल जाता है। डिलीवर नहीं होते मैसेजेस लेकिन चल जाता है। तो आई यूज़ टू रीड ऑल दोज अनरीड मैसेजेस, और मैंने कुछ को खुद भी टू डू लिस्ट में डाला हुआ होता है। तो तब मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ और फिर आप मुझे, तो वो बड़ा जो है ना। सुबह मैंने आपको मैसेज किया, मुझे टीम कहती कि आज फ़ुरकान भाई आ रहे हैं। मैंने कहा यार आना तो था, पर मैं पूछ रहा था, पर उसका कोई पता नहीं है, ना ही मेरा पता होगा ना, जिस तरह से उसका भी कोई पता नहीं। सुबह मैंने पूछा यार वाकई आ रहे हो? उसने कहा यार आ रहे हैं, चले लेट्स हैव दिस कन्वर्सेशन। सो यार द पर्पज़ इज़ टू डिलीवर द वैल्यू। और पहले तो ये बताओ जो मेरे लोग, क्योंकि आपको जो नहीं जानते या आप कुछ लोग, हु इज़ फ़ुरकान अज़ीज़ एंड व्हाट इज़ इन्वोज़ोन? अच्छा, ये दिस नॉट फॉर मार्केटिंग पर्पज, जस्ट टू इंट्रो पर्पज़ के एक्चुअली फुरकान अज़ीज़ क्या है और इन्वोज़ोन क्या है। फुरकान अज़ीज़ एक छोटे से शहर हासिलपुर से निकला हुआ एक छोटा सा बच्चा, जिस मुझे नहीं पता था। हासिलपुर, राइट? अच्छा, मैं बहालपुर आप से ना, बहालपुर आते जाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। बल्कि बहालपुर आपका होम कॉफ़ी टाउन खाना है, मुझे राइट? बेटा, हाँ। तो हासिलपुर, और अच्छा। हासिलपुर के भी गांव में जहाँ पे बिजली नहीं हुआ करती थी, ठीक है, और अब अगर भी नहीं है भाई वहाँ पे बिजली? तो अब नहीं, आ गई अभी है? भी नहीं है, काफ़ी है जगह पे नहीं लेकिन है। खंबे लगे हुए हैं, हाँ हाँ। ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं वो, लेकिन बिजली नहीं है। अच्छा, हाँ। मतलब लोड शेडिंग जब होती है तो 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग दिन में होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। अभी भी मैं जब हासिलपुर जाता हूँ तो 2G से ज़्यादा मेरे मोबाइल पे इंटरनेट नहीं आता, ठीक है। या तो वो आएगा, क्या कहते हैं, 2G आएगा, या मतलब वहीं पे तो 3G तक भी वहाँ पे मतलब उन्होंने नहीं, मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करती है कोई भी टेलीको कंपनी तो वो देखती है कि यहाँ पे यूज़र कितना है, तो फिर वहाँ पे PTCL का इंटरनेट है और वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो वहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया तो 13 इयर्स की एज में सबसे पहले मैंने पहली जॉब स्टार्ट कर दी थी, और दैट वाज न्यूज़पेपर स्प्रेडिंग, ये जो न्यूज़पेपर फेंकना होते थे घरों में। और वो थी जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैंने, अच्छा, दूसरा अगली जॉब मैंने की होम फार्मेसी में, बॉटल्स वॉश करना, बॉटलिंग रिसाइकलिंग, ठीक है। उसके बाद फिर सो चलते गए यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी पहुंचने वाला भी बड़ा सिलसिला है, और वहाँ पे मुशर्रफ ने ICT R&D स्कॉलरशिप स्टार्ट किया था। वो ना होता तो मैं शायद यूनिवर्सिटी ना पहुँच पाता। तो वो उसमें 50,000 लोगों ने अपेयर होना था, 500 लोगों को मिलना था, और मेरा 16वां नंबर था उस लिस्ट में से। और फिर पहला स्टार्टअप किया 2014 में, वो पार्टनर के साथ मिलके किया, फेल्ड माइजरेबली। पार्टनर और मेरी कोलैबोरेशन नहीं बन सकी। कोलैबोरेशन इसलिए नहीं बन सकी, मेरी पेस बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो 9 to 5 वाले साहब थे। और फिर दूसरा स्टार्टअप किया 2016 में, 17 तक चला। उसमें भी यही 2 पार्टनर स्टार्ट कर लिए, वो भी ना चल सका। 2019 में फिर मैंने तीसरी दफ़ा स्टार्ट किया 2019 में। आई वॉज इन मलेशिया दैट टाइम। और राइट नाउ जो है वो इन्वोज़ोन 500 हेड काउंट, 500 एम्प्लॉयज़ के साथ रन कर रही है। 7 लोकेशंस में हम बैठे हुए हैं, US, मलेशिया, कनाडा, UK, दुबई एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी 4 ऑफिस हैं, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर। ये 4 ऑफिस इसलिए हैं क्योंकि एक सिटी में इतना ज़्यादा टैलेंट इकट्ठा करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया हुआ था, ख़ास तौर पे जिन स्किल्स में हम काम कर रहे हैं उनमें। तो इन्वोज़ोन का क्लेम टू फेम इज़ वर्किंग ऑन द लेटेस्ट एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये मार्केटिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे ही है। आई नो दैट दिस इज़ द रीज़न वी आर टॉकिंग। या सो लाइक ब्लॉकचेन जब आया तो बहुत सारे लोगों के लिए ये ब्लॉकचेन जो है ना वो कुछ के लिए हराम था, कुछ के लिए जो है ना वो बबल था। हाँ जी, कुछ के लिए बबल था कि जी ये बबल है, और
लेकिन इन्वोजोन ने अडॉप्ट किया अर्ली अडॉप्टर्स में। फिर हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी में ये मेटावर्स आया, तो मेटावर्स जब आया तो हम अर्ली अडॉप्टर्स में से थे। जब एआई ने हाइप पकड़ना शुरू की तो हम अर्ली अडॉप्टर्स में से थे। और वेब 2 में भी जो हम जिन टेक्नोलॉजीज़ में काम करें वो वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अभी दुनिया उनको बनाना शुरू करती है या उन पर कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू होती है और हम स्टार्ट कर देते हैं काम करना। और ये सिलसिला मेरा हाल जारी रहेगा इंशाल्लाह। सो यू आर डूइंग वेल। आपने अभी ये बात बताई यार कि अर्ली अडॉप्टर्स, मैं 2-4 चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट किया ना मैंने कन्वर्सेशन, क्योंकि इससे लर्निंग सेशन, तो मैं आप लोगों को जो बिल्कुल यंग हैं जो अभी सेटअप में आ रहे हैं, 2-4 चीज़ें जो अभी इन्होंने 5-4 मिनट में बोला है ना, इसमें रट्टा लगाने वाली बात नहीं, जो मैंने सीखा है। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, कि आपको नज़र रखनी है मार्केट पे हो क्या रहा है, और जो हो रहा है जब इन्होंने किया होगा ना, आई कैन सेफली से दैट वो रिस्क होगा। उस वक्त कोई समझ ही नहीं पा रहा होगा कि आपने एक नाम सुना किसी चीज़ का और आपने फ़ौरन उस पर काम करना शुरू किया, फ़ौरन आपको पैसे नहीं मिले होंगे, फ़ौरन आपको सपोर्ट नहीं मिली होगी, फ़ौरन आपको किसी किस्म का रिसर्च मटीरियल नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी आप उस तरफ गए। तो वो क्या था? ट्रस्ट, एक्सपोजर और प्रोएक्टिव माइंडसेट। आप इसको यूँ कहें कि ग्रोथ माइंडसेट था कि यार मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाके ग्रोथ माइंडसेट से जाना है, और आपने टाइमली डिसीजन किए और उन टाइमली डिसीजन ने पे ऑफ किया। दूसरा टेक अवे ये है कि जब आपका पहला स्टार्टअप फेल हुआ बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न, आपने गिव अप नहीं किया, आप दूसरे की तरफ गए, आपको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि आपको लगता है कि यू कैन डू इट, आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आपने कर लिया। लोग फेल होते हैं तो लोग फेल होने के बाद समझते हैं कि यार आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू इट एंड आई एम डन, फिनिश्ड, हार मान लेते हैं। आपने कहा नहीं, आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू डू इट, बट ये बंदा मेरे साथ नहीं चल सकता, आई विल मेक माई वे अलोन। सो ये कन्वर्सेशन एक्सट्रैक्ट इसलिए करूँगी, ये भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है। एंड येस, फुरकान अजीज़ इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर, फुरकान अजीज़ इज़ नॉट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वी आर नॉट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ही इज़ एन अचीवर जिन्होंने प्रूव किया है कि ये कैसे होता है। अभी तो उन्होंने बड़ी आसानी से ना बड़े मीठे अंदाज में कह दिया कि 500 हेड काउंट है। मुझसे पूछो ना कि 500 हेड काउंट पे पहुंचते कैसे हैं, रखते कैसे हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, जलील कैसे होते हैं, सरप्राइजेस कैसे आते हैं, हर रोज़ सुबह उठ के और नया कट्टा खुला होता है। तो ये सब कुछ फाइट इतने अरसे तक कैसे होती है? कितने साल हो गए हैं फुरकान? 2019 के आखिर पे 2020 इज़ द ईयर एक्चुअली। तो हमने 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है अपनी, तो 4 इयर्स कह लें। 500 हेड काउंट में हम पहुंच गए थे तीसरे साल में, ठीक है। लेकिन 2023 डिडंट अनफोल्ड दैट एक्सपेक्टेडली, और 2023 में फिर हमने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस। अच्छा, मुझे एक बात तो, एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट, लोग नहीं बताते, लेकिन आई नो कि आपने मुझे बताने हैं कि जब कोई कंपनी खड़ी होती है ना, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि ये हो नहीं सकता कि आप किसी स्टार्टअप में जाओ और वो बिल्कुल फ्लुएंटली ऊपर जाए, ये कभी नहीं होता। ये लाजमी है कि आपने 10, 15, 20 दफ़ा एक ऐसे मकाम तक पहुंचना होता है जहां पे आपको ये लगता है कि आज नहीं तो कल ख़त्म, आज तो बस ख़त्म, आज तो मुझे बंद करना ही करना पड़ेगा, आई कैन नॉट सर्वाइव दैट। आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो। फुरकान अजीज़ कितनी दफ़ा उस लेवल तक पहुंचा, और जब पहुंचे तो खड़े कैसे हुए? अच्छा, एक तो इन्वोजोन से पहले बहुत दफ़ा हुआ कि गिरे उठे, गिरे फिर उठे, तो ये तो चलता रहेगा। अगर ये समझते हैं कि ऐसा स्मूथ राइड, तो ऐसा है नहीं। आप सॉफ्टवेयर कंपनी भी बना लेंगे, 500 बंदों की कंपनी भी बना के बैठ जाएंगे, आपके पास हाई पेइंग कस्टमर्स भी आ जाएंगे, फिर भी आपको डाउन फेस करने पड़ेंगे। 2023 वाज अ डाउन ईयर फॉर एवरीवन। बहुत गूगल ने 15,000 16,000 एम्प्लॉयज़ फायर किए, मेटा ने, फेसबुक ने 12,000 एम्प्लॉयज़ फायर किए, अमेजोन ने 18,000 एम्प्लॉय फायर किए थे, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी तरह से। तो साल के शुरू होते ही बहुत सारी फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। उससे रिपल इम्पैक्ट ये आया कि पूरी की पूरी IT इंडस्ट्री में एक खौफ, हिरास और वो फैल गया। दूसरी जो चीज़ हुई, US बैंक्स ने, जब भी US बैंक्स जो है ना वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं, तो सारा फंड और सारे इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जाके बैंकों में फ्रीज हो जाता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता। दैट सेकंड थिंग, मार्केट डाउन हो जाती है। हाँ जी, मार्केट डाउन हो जाती है। अब 2 चीज़ें एक साथ हो गई। एक तो जो हमारे बिग 5 हैं IT इंडस्ट्री के, उन्होंने फायरिंग्स कर दी हज़ारों के हिसाब से। दूसरा, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी बन गई कि सब ने जाके बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर जब आएगा नहीं IT इंडस्ट्री के अंदर, तो वो दिस ईयर वाज जब बहुत सारे हमने देखे हैं, पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर हाउसेस बंद होते हुए देखे हैं, मैसिव फायरिंग्स होती हुई देखी हैं, इंडिया में होती हुई देखी हैं, यूक्रेन में, इधर उधर जहाँ पे भी होती हुई देखी हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप हर बंदे को बिजनेस सेट पड़ी होगी, क्रॉस द बोर्ड पड़ी हुई है सबको, लेकिन हमने उसको सस्टेन किया। ठीक है, तो हमें पता है कि हर सिचुएशन के बाद, तो ड्यूरिंग द ये आप ये कह सकते हैं कि यू हैव टू बी। मैं कल एक जगह पे था LCCI की एक मीटिंग में, तो वहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि आपको जब आप कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये सोचें कि आपने फेल हो नहीं होना है,
मतलब जब आप स्टार्ट करें तो आप सोचेंगे आपने फेल होना ही होना है। अब आपने ये सोचना है कि मैंने फेल होने से अपने आप को बचाना कैसे है, बाय पुटिंग द बैकअप ऑप्शंस, प्लान बी, प्लान सी में बी, एंड बाय एक्सप्लोरिंग द हॉराइजन जहाँ से आप बच सकते हैं। तो ये तो डे टू डे स्टफ है। आप रोजाना उठेंगे, कोई ना कोई नई चीज़ खुली हुई होगी, तो मे बी सम डेज आर वेरी गुड एंड मोस्ट ऑफ डेज आर नॉट सो वेरी गुड, जहाँ पे आपको जो है ना वो फेस करना पड़ता है। अमेजिंग। सो जब भी आप नीचे जाते हैं, आप अगेन जस्ट टू पुट इट टुगेदर, क्या आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि यार आप फेल हो सकते हो? आपने फिर ये सोचना है कि आपने फेल होने से बचना कैसे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड भी करूँगा कि उस वक्त ये भी ज़रूर सोचो कि अगर फेल ना हुआ तो क्या होगा, कामयाब होगा तो क्या होगा। जब ये सोचते हो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप वर्कआउट करने जिम में जाते हो, आप एक हेल्दी बॉडी रखते हो या लीन बहुत पतले हो, तो आपकी एक इमेजिनेशन होती है कि यार 1 साल बाद मैं कैसा दिखूंगा। लेकिन जब जिम में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो फिर आप इमेजिन करते हो कि यार मैं कैसा दिखूंगा, फिर लोग क्या बोलेंगे। दैट गिव्स यू सम एनर्जी। आप ज़िंदगी में किसी भी बिजनेस में हो या किसी भी सेक्टर में हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका विजन नहीं है और क्लियर विजन नहीं है, तो आपको ये एनर्जी कभी भी नहीं मिलेगी जो आपको फेलियर से लड़ने के लिए प्रिपेयर कर सके। That too फेलियर ends. से लड़ने के लिए प्रिपेयर आपको क्लैरिटी ऑफ विजन करता है। कैसे दिस इज व्हाट देयर टू एंड्स, दो चीज़ें ड्राइव करती हैं इंसान को, या फियर या रिवॉर्ड, या मिक्सचर ऑफ बोथ। तो इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ से ड्राइव होते हैं। कुछ लोग फियर से ड्राइव होते हैं, कुछ लोग रिवॉर्ड से ड्राइव होते हैं, कुछ लोग दोनों चीज़ों से ड्राइव नहीं होते हैं, वो अपनी बीवी से ड्राइव होते हैं। फिर तो आपकी ड्राइविंग फोर्स बहुत मजबूत है यार। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, मैं इन्वोजोन को जहाँ तक जानता हूँ कि इन्वोजोन जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे है, लेकिन उसकी मेजर स्ट्रेंथ जो है वो सर्विसेज है। जी। अब सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक्चुअली फ्रीलांसर्स की बहुत स्ट्रेंथ होती है। आपकी फ्रीलांसिंग की इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, मॉरल वैल्यू सिस्टम SOP सब होना चाहिए। तो हाउ डू यू सी कि यार ऐसा क्या है इन्वोजोन के पास? देर आर सो मेनी पीपल हु आर लर्निंग फ्रीलांसिंग, देर आर सो मेनी पीपल। ऐसा क्या है जो इन्वोजोन ने किया जो बाकी लोगों को करना चाहिए ताकि कल को वो फ्रीलांसिंग से स्टार्टअप में मूव हो सकें? अच्छा, जब फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं लोग तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। वो काम भी कर रहे हैं, साथ में वो अय्याशी भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। जैसे अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि मैं काम करूँ तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर, और साथ में हम जो है ना बीवी को लेके हाइपर स्टार पहुँचे हुए हैं या करफोर्ड पहुँचे हुए हैं, या पुप्पो के साथ जो है ना शॉपिंग कर रहे हैं, कि फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। और जब मैं फ्रीलांसर था, जब मैं फ्रीलांसिंग किया करता, तो मेरे साथ भी ये होता था कि आप पूरा दिन जो है वो इधर उधर हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं डिलीवर कर दूंगा टाइमली, और फिर वो जब आप डिलीवर करते हैं ऑन द वेरी 11th आवर पे, तो आप क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। और जब हमारे पास अभी भी कस्टमर्स आते हैं और वो कहते हैं कि जी रिगार्डिंग फ्रीलांसर, मैं अगर आपको फ्रीलांसर के साथ कंपेयर करूँ तो फ्रीलांसर तो मुझे इतने सस्ते में वो ये दे देगा, ठीक है जी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसर्स को प्रेफर करते हैं ओवर द कंपनीज और एजेंसीज। तो उनको हम एक बड़ी सिंपल सी चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करते हैं जो कि बड़ी बड़ी ठीक भी हैं। फ्रीलांसर कभी भी सीरियस नहीं होता। कंपनी को पता है कि हमारा इमेज ख़राब हो जाना है। फ्रीलांसर को इमेज का मसला नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाएगा तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, एक क्लाइंट नहीं तो दूसरा हाँ जी, क्लाइंट एक क्लाइंट दूसरा। तो लेकिन कंपनी का ये होता है कि उन्होंने अपना इमेज को इंटरनेट के ऊपर उन्होंने एक अपना इमेज बना हुआ था, वो सेव करना होता है। दूसरा, कंपनी के ऊपर एक काइंड ऑफ हायरार्की बनी हुई होती है। हर रिसोर्स के ऊपर एक प्रोडक्ट मैनेजर है जिसने उसको ओवरसी करना है, ओवरलुक करना है। एक HR का डिपार्टमेंट है जिसने देखना है कि ये बंदा सुबह 9 बजे 10 बजे ऑफिस आया है और उसने काम करना शुरू कर दिया और शाम तक वो अवेलेबल भी रहा है। नॉट लाइक फ्रीलांसर कि कभी दिल किया तो कर लिया, कभी दिल किया तो नहीं किया। ये आप नहीं कर सकते हो। एक फ्रीलांसर 24/7 मोटिवेट रहेगा, ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। और 24/7 आप अपने डेस्क के साथ जुड़े रहेंगे, ये भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल करने के लिए ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ऑफिस बनता है, जहाँ पे आप आते हैं। आपको कभी घर पे इंटरनेट का मसला आ रहा है, कभी बिजली का मसला आ रहा है, कभी आपको हार्डवेयर का मसला आ रहा है। इन सारे मसलों को रिजॉल्व करने के लिए कि आपको एक स्मूथ इंटरनेट मिले, स्मूथ वर्क स्पेस मिले, यहाँ जहाँ पे आपको हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी, जो भी आपको हार्डवेयर चाहिए वो आपको मिले, और उसमें प्रॉब्लम भी कोई ना आए, उसके लिए IT का पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, पूरा एक एडमिन का डिपार्टमेंट बना हुआ होता है। तो ये चीज़ें आपको घर पे अवेलेबल उस तरह से अवेलेबिलिटी होती नहीं है। फिर उसके अलावा आपको घर पे वो पुरस्कून इन्वायरमेंट नहीं मिलता। फिर पीयर लर्निंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं पे स्टक होते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 लोग और हैं जो कि आपको हो सकता है कि अनब्लॉक कर सकते हो, आपको नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा सकते हो। आप घर में बैठे हुए हैं, फ्रीलांसिंग में बैठे हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी वो चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे जिनके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है। जब आप कंपनी में बैठे हुए तो आपको कम से कम तसल्ली होती है कि यार अगर मैं इसको हाथ डालूंगा तो मुझे कोई ना कोई मेंटर करने वाला मौजूद होगा, मेरी ही टीम के अंदर मौजूद होगा। फिर जैसे मैनेजरियल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे पूरा मैनेजर ने मेक श्योर करना है कि आपको वो टाइम से डिलीवर आप करें या नहीं करें। तो ये चीज़ें सारी की सारी हम जब एक क्लाइंट को ऑफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांसर, तो
वो क्लाइंट सेट समझता है कि यार मैं हाँ वाकई बात ठीक है। फ्रीलांसर एक दिन में गायब हो गया, आपका प्रोडक्ट चल रहा था, गायब हो गया, रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। बीइंग अ क्लाइंट, हम जब क्लाइंट को ये बता, और ऐसे हुआ है, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो फ्रीलांसर्स अचानक से गायब हो गए, या फ्रीलांसर ने बिना नोटिस पीरियड डिसकंटिन्यू कर दिया कि मैं नहीं काम कर सकता, या आपके साथ मैं काम नहीं कर रहा हूँ किसी भी वजह से, वट उनको कोई पर्सनल मैटर आ गया, बीमार हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन कंपनीज़ के पास बैकअप ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर एक रिसोर्स लगाया हुआ है हमने किसी क्लाइंट के साथ, तो उसका बैकअप भी हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ होता है। अगर वो छुट्टियों पे जाता है, शादी की छुट्टियों पे जाता है, या कोई घर में कोई डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता, तो उसका बैकअप मौजूद होता है। तो ये डिफरेंस है एक फ्रीलांसर और एक कंपनी के अंदर, ये डिफरेंस। तो जब आप एज अ फ्रीलांसर इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर, इन डिलीवरी वैल्यू काइंड ऑफ बाउंड्रीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो इवेंचुअली आप इवॉल्व होकर एक एजेंसी बन जाते हैं। तो एक वर्ड में डिफाइन हो जाएगा, इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन सेटअप फ्रॉम फ्रीलांसर, बी फॉलो द वैल्यू, और एक वर्ड है एथिकल। आपको एथिकल होना पड़ेगा, आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसी साइड का एक ना दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसी साइड से, कि अगर आपने फ्रीलांसर से एजेंसी की तरफ मूव करना है तो भाई काम चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही प्रोजेक्ट लेके आओगे तो ज़्यादा बंदे लाओगे ना। अब ये जो ज़्यादा प्रोजेक्ट लाने हैं, ये कैसे लाने हैं? ये ज़्यादा प्रोजेक्ट कहाँ से आते हैं? क्योंकि अगर आपके पास एक ही प्रोफाइल, आप एक प्रोफाइल से नहीं होते, तो आपको मल्टी स्ट्रीम चाहिए। तो वो मल्टी स्ट्रीम पॉसिबली कौन सी हो सकती हैं जो बच्चे एक्सप्लोर करें आज? अच्छा, अगर मैं इन्वोजोन की बात करूँ, हर कंपनी का अपना एक बिज़नेस मॉडल होता है, तो मैं अब इन्वोजोन के ऊपर ज़्यादा बात कर सकता हूँ। तो हमने तकरीबन हर बिज़नेस चैनल को एक्सप्लोर किया हुआ है। कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसको हमने छोड़ा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिंक्डइन आउटरीच की बात कर लें, कोल्ड ईमेल्स की बात कर लें, कोल्ड कॉल्स की बात कर लें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जाके एग्जिबिट करने की बात कर लें, नेटवर्क करके लोगों के साथ वहाँ से बिज़नेस एक्सट्रैक्ट करने की बात कर लें, या हम अगर ये बात कर लें कि हमने यूएस में, कनाडा में टीम्स हायर की, जो कि बहुत लेटर स्टेज है। बहुत सारे लोग ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब एजेंसी बाद में शुरू करते हैं, वो दो चीज़ों में पहले फंस जाते हैं। वहाँ पे टीम हायर करनी है, यूएस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। मैं उनको बताता हूँ इनकॉर्पोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लॉजिस्टिक्स हैं जिनमें पढ़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर वहाँ टीम हायर करने की, या दुबई के अंदर ऐसे ज़रूरत नहीं है। वहाँ तक जब आपको एक डील ब्रेकर महसूस हो, एक क्लाइंट आपको मिलता है, वो कहता है कि मैं तभी आपके साथ साइन करूँगा जब आपका यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है, तो ठीक है आप कर लें, फिर समझ आता है। लेकिन उससे पहले इनकॉर्पोरेट कर लेना और उसको करना, मेरे ख्याल सब वेस्ट ऑफ मनी एंड एफर्ट। तो आपको इवेंचुअली हम वहाँ पे फिर चले जाते हैं। तो देयर आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप फ्रीलांसिंग से फिर उसके बाद लिंक्डइन पे चले जाते हैं, फिर आप उसे कोल्ड ईमेल्स इंजन खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आप कोल्ड कॉल पे चले जाते हैं। अगर आप मजीद इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो एग्जीबिशंस हैं डिफरेंट, जाइटिक्स है, लीप है, वेब समिट है, MWC है। तो इस तरह के इवेंट्स यूरोप में, US में होते रहते हैं, तो आप उन पे एग्जिबिट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद एज गेट डेलीगेशन। सो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आप जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप सबको देखते हो। आपने लिंक्डइन का नाम लिया, आपने कॉलिंग थी, ईमेल मार्केटिंग थी, अपवर्क का आपने नाम नहीं लिया तो अपवर्क से आप कर रहे हो। आई बिलीव फाइवर में भी आपने कुछ किया होगा, टॉपटेल पे भी आपने किया होगा। उसके बाद आपने एग्जीबिशंस की हैं। हर जब बच्चा स्टार्ट कर रहा होता है तो मे बी एग्जीबिशन इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम। ही कैन नॉट गो आउट एंड एग्जिबिट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज वो अटेंड नहीं कर सकेगा। मे बी वो इंटरनेशनल टीम हायरिंग की तरफ भी नहीं जाएगा। मोस्ट लाइकली वो फाइवर से स्टार्ट करेगा, वो अपवर्क से स्टार्ट करेगा। और जो अंडररेटेड हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे हम एक्टिव नहीं होते। अच्छा, लिंक्डइन पे एक्टिव ना होने की मैं आपको बड़ी मुसीबत बताऊँ इन लोगों की, अंग्रेज़ी नहीं आती कि लिंक्डइन पे जाएंगे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी, सारा कुछ अंग्रेज़ी में करना पड़ेगा। तो यार हम लिंक्डइन पे जाते हैं, हालांकि आपके क्लाइंट तो वहीं बैठे, तो पैसे तो आपको गोरे ने देना होता है, और गोरा वहाँ बैठा हुआ। तो इतनी तो आपके पास बेसिक होनी चाहिए। आज के दौर में जब ChatGPT आ गया, तब उसको यूज़ करके लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। तो आपने सबको एक्सप्लोर किया, तो अब वी कॉल इट अ मल्टी स्ट्रीम। क्या आपके पास इनकम स्ट्रीम, तो फिर आपने सबको ग्रो किया। अच्छा, जब ये लेट्स से कि अभी सबको पता है कि यार ये करेंगे, एजेंसी की तरफ आ जाएंगे, एक और बड़ा चैलेंज आता है, मुझे भी आता है ऑब्वियसली। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे एक अपने तरीके हैं। फुरकान कैसे सॉल्व करता है टीम मैनेजमेंट, टीम हैंडलिंग और ये जो मूड स्विंग्स होते हैं? मुझे किसी ने एक दफ़ा एग्जांपल दी थी कि रिसोर्स हैंडलिंग इज़ लाइक अ वाटर इन द प्लेट। कि आप एक फ्लैट सी प्लेट लो, उसके अंदर पानी भरो और उसको यूँ पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है। ये हो नहीं सकता कि आप हाथ स्टिल रख सको नीचे से, आपको सटल मूवमेंट देनी पड़ेगी टू होल्ड दैट वाटर विद इन अ प्लेट। अदरवाइज पानी प्लेट से कहीं ना कहीं से निकल जाएगा अगर आपने हाथ कहीं रोका। तो रिसोर्स हैंडलिंग इज लाइक कि आपको रोजाना हर वक्त कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करना होता है टू कीप दैट वाटर इन द प्लेट। तो व्हाट यू डू फॉर दैट? अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर भी इन्वॉल्व, आई डोंट नो ऑडियंस में लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं।
ह्यूमन हैंडलिंग दुनिया का मेरा ख्याल है सबसे डिफ़िकल्ट तरीन एंड सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पीपल मैनेजमेंट इसको कहते हैं टॉपिक है। तो नबियों को ना जब नबूवत मिलती थी ना उससे पहले बहुत सारे नबियों को अल्लाह मियां ना भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज देता था। भेड़ बकरियां चराने से उनको ये सिखाया जाता था पेशेंस कैसे आनी है, क्योंकि उन्होंने कहीं से भी निकल जाना है, वो पानी वाली बात, ठीक है। तो पानी ने कहीं से भी निकलना और आपने उनको कंटेन करके रखना, आपने उनको भेड़ बकरियों को जो है ना वो चराना भी है कि उनका पेट भी भर जाए, उनको ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जाना है जहाँ पे हरियाली है वगैरह वगैरह, यानी कि उनको सेटिस्फाई भी रखना है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं इंसानों को भेड़ बकरियों के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन लेसन लर्न करने की बात है कि उनको सिखाया जाता था कि आपने इनकी रखवाली भी करनी है, कि इनको जंगली जानवर भी जो है ना वो ना कर दें, ये खो भी ना जाए, इधर उधर भी ना हो जाएं, और पूरे के पूरे अब अगर 500 जानवर हैं, 100 जानवर भी हैं, तो उनका याद रखना कि 100 जानवर थे मेरे साथ जो मैं लेके आया था, और मैं 100 ही लेके जा रहा हूँ साथ, और इधर उधर नहीं हो गया, और आप अकेले हैं और 100 जानवरों में से एक भी इधर हो गया तो आप उसको ढूंढने जाएंगे तो पीछे से जो 99 खड़े होते हैं वो कहीं और निकल जाएंगे। तो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है कि आपके पास अगर 500 लोग हैं या 100 लोग भी हैं, 500 कम, तो 100 लोगों के साथ 100 इमोशंस जुड़े हुए हैं, 100 ब्रेन्स हैं जिन्होंने कुछ भी सोचना है, कुछ ने पॉजिटिव सोचना है, कुछ ने नेगेटिव सोचना है, फिर गॉसिप्स भी हैं, होती हैं, सर्कल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो मोहल्ले में आंटियाँ गॉसिप्स करती हैं वो सेकंड लेवल पे आती है, जो ऑफिस में गॉसिप सर्कल्स होते हैं वो नंबर 1 पे आते हैं। ये लीतल हो गया ये लीतल हो गया कह सही रहे हो लेकिन चल कह दिया तो ठीक है। तो अच्छा उसमें नहीं, दैट्स आई पर्सनली बिलीव, मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है ना हाईलाइट करता हूँ कि ये मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि जब हमारे ऑफिस के बच्चे देख रहे हैं उन्होंने कहा सर जी साडा तुझे कुछ छड़िया ही नहीं। अच्छा नहीं, आईटी इंडस्ट्री के जो बच्चे जो हैं ना, अच्छा खैर सारे ऐसे एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि मोहल्ले में बहुत सारे लोग भी, हमारे यहाँ भी नेबरहुड में बहुत अच्छे नेबर्स भी हैं, बहुत एवरेज लेवल के भी हैं, तो ऑफिस में भी ऐसे होता है। एंड एक्चुअली ये 80-20 का रूल लगता है, 80% लोग आपके बहुत अच्छे होंगे और 20% लोग जो हैं वो ज़्यादा ट्रबल मेकर होते हैं। वही 80-20 रूल है कि आपका 80% ट्रबल 20% लोगों से आता है, तो वो 20% लोग ही हैं जो कि बाकी। अच्छा अब गोइंग बैक टू द पॉइंट, आपके साथ 100 लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं, ब्रेन जुड़े हुए हैं, सोच उनकी है, फिर उनके इंक्रीमेंट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जुड़ा हुआ है, उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, हर बंदे के साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, वो कभी बीमार होंगे, कभी हॉस्पिटलाइज होंगे, कभी उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, उनकी बीवी बच्चे भी हैं, कभी बच्चे का स्कूलिंग का प्रॉब्लम है, कभी वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कभी मैरिटल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हर इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड बीइंग अ लीडर या बीइंग द वन जो कि सिटिंग ऑन द टॉप, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और इस फॉर 1% इज़ नॉट टेक्निकली वायबल और पॉसिबल कि आप ये करें। तो फिर आप इसको मैनेज करने के लिए, जब आप स्केल करते हो मैनेज करने के लिए, फिर आप डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करते हैं। उसमें HR का डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मैनेजेरियल टियर जो होती है, जो कि आपके बाद आती है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो फिर आपके विजन को कैरी करती है। तो जब मैंने इन्वोजन स्टार्ट किया था, तीसरा वेंचर था, तो इस दफ़ा मैंने एक चीज़ जो की जो डिफरेंट थी बाकी 2 वेंचर से, वो ये थी कि मैंने रिसोर्सेज, बॉटम लेवल रिसोर्सेज हायर नहीं किए। पहले मैंने मैनेजर लेवल रिसोर्सेज हायर किए जिन्होंने आगे अपनी टीम्स बिल्ड करनी थी, लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हायर किए जो कि हर डिपार्टमेंट को अपना, तो डिपार्टमेंट हेड्स को फिर विजन एम्बेड किया, उनके साथ 3 महीने स्पेंड किए। कोई टीम नहीं हायर की हमने, 3 महीने मैंने स्पेंड किए। अक्टूबर 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, 2020 में 1 जनवरी 2020 में हमने पहला रिसोर्स हायर किया। 3 महीने हमें लग गए जस्ट टू एम्बेड माई विजन, माई थॉट प्रोसेस, मैं कैसे लेके चलना चाह रहा हूँ इन्वोजोन को उन हेड्स के माइंड के अंदर। अब उनके माइंड में जब वो भर गया तो फिर उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स खड़े किए। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो टियर है ये आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन 3 टियर्स के ऊपर है, आप मैनेजर्स रिसोर्सेज, तो मैनेजर्स वाली टियर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने उनके थ्रू बाकी सारी चीज़ों को लेकर चलना होता है। अगर आप 4 टियर्स पे हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, 5 टियर्स हैं तो फिर डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, तो फिर आपने अपने 2 टियर्स पे आपने जाना होता है। एंड सिमिलरली रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए HR के अंदर आप समझते हैं सिर्फ हमें रिक्रूटमेंट चाहिए और ऑपरेशन चाहिए, यानी कि अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करना है, तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट होती है, जिसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट भी हायर किया मैं अपनी टीम के अंदर, जो कि मेंटल हेल्थ को इंश्योर करते हैं। साइकोलॉजी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला। हम आजकल तो अभी आप न्यूज़ सुन रहे हैं ना। हाँ जी, हम ना किसी को कह देना यार तुम्हें साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, वो अपने आप को पागल समझना, तुमने मुझे पागल कह दिया, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो अपने आप को नहीं, वो आपको पागल समझता है। वो कहता है यार कैसे पागल हो आप, मुझे पागल समझ रहे। साइकोलॉजी का प्रॉब्लम ये है कि साइकी का जो पेशेंट है उसको नहीं पता कि वो पेशेंट है, उसको लगता ही नहीं कि वो पेशेंट है, ठीक है। अगर वो स्ट्रेस में कुछ भी कर रहा है तो वो एक्चुअली पेशेंट है, या उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो सर्टेन सिचुएशन में अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है,
तो वो प्रॉब्लम है, उसको जाना चाहिए, उसको कंसल्ट करना, लेकिन उसको लगता है कि मैं बहुत बहुत नॉर्मल हूँ, गुस्से में बहुत बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आप तो भी, ठीक है। तो मैं साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए हमेशा रखता हूँ कि हर चीज़ ह्यूमन ब्रेन से ही चलती है, और साइकोलॉजी अगर आप समझ लेते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, तो मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ साइड पे, ज़रा हॉबी के तौर पे मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू किया। दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि आई कुड मैनेज 500 लोगों को रिलेटिवली आसानी से, कि ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू कर दिया कि अच्छा ह्यूमन ब्रेन बिहेव कैसे करता है। तो मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर को ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। तो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया मैंने, 3-4 लोग वहाँ पे हायर किए जो कि ऑफ एंड ऑन जो है वो ग्रुप लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी कनेक्ट करते हैं। दिस आई रिकमेंड टू एवरीवन कि ये कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। दैट्स न्यू फॉर मी एज वेल। अमेजिंग यार। मुझे आप बताओ कि आप इंडस्ट्री में इन हो, डायनामिक्स को देख रहे हो, चेंज को देख रहे हो, फोरसी कर रहे हो चीज़ों को, क्या लगता है फुरकान के पिछले 6 महीने में, 1 साल में इंडस्ट्री कैसे बदली है? क्या मेजर चेंजेस आए हैं और किन चेंजेस के लिए बच्चों को खुद को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा? अच्छा, एक तो सबसे ज़्यादा बड़ा फियर हमें ये हमारे बच्चों में पाया जाता है कि ChatGPT या AI वुड टेक ओवर देयर जॉब्स, लाइक कंटेंट राइटर्स, SEO, बहुत सारे टूल्स आ गए हुए हैं जो कि वीडियो इमेज लाइक मिड जर्नी, डाली वगैरह वगैरह, जो कि इमेज क्रिएशन में भी जो है ना वो बहुत आगे हुए हैं। फिर हमारे पास असिस्टेंट्स आ गए हुए हैं, AI बेस्ड असिस्टेंट्स आ गए हुए हैं जिनके ऊपर हम, तो ये एक फ़ियर पाया जाता है। मुझे लगता है कि ये फ़ियर पहले तो निकाल के साइड पर रखने की ज़रूरत है कि AI नॉट टू टेक ओवर, इज़ टू हेल्प, टू असिस्ट अस। आप ने उससे अगली स्टेज पे चले जाना, जहाँ पे AI जहाँ तक पहुँच गया तो आप उससे अगली स्टेज पे चले जाएं। आप AI को समझना शुरू कर दें कि AI को यूटिलाइज़ करते हुए आपने कैसे काम करना है, आपने कैसे जो है ना AI को यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो नंबर 1 तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने टूल्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग मैंने AI की हेल्प से कैसे करनी है। अब मुझ में और एक दूसरे कंटेंट राइटर में क्या फ़र्क होगा? अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज आ गई। एक तो एक कंटेंट राइटर ऐसा है जो कि जिसने खुद अपने हाथों से सब कुछ लिखना है, एक कंटेंट राइटर ऐसा है जिसने सारा कुछ AI से जनरेट करवाना है, और तीसरा कंटेंट राइटर जो मैं चाहता हूँ कि मैं बनूँ वो है कि मैंने AI को यूटिलाइज़ करते हुए और मैंने अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। मेरा कंटेंट डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगा बाकी दोनों के साथ। सिमिलरली SEO की डोमेन के अंदर, ग्राफिक्स की डोमेन के अंदर, UI UX की डोमेन के अंदर, इवन अब तो वेबसाइट बनाना भी बहुत आसान हो गया। आज यू जस्ट टेल एक AI बॉट को कि जी मुझे एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर मैंने ये प्रोडक्ट्स बेचनी है, वो आपको जो है ना वो 15-20 मिनट के अंदर रेलेवेंट वेबसाइट डेवलप करके दे देगा और वो लाइव भी हो जाएगी। लाइक विक्स जैसे है, तो विक्स और या वेब फ्लो है, नो कोड वगैरह की तरफ चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा नो कोड है। नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म है। AI नंबर 1 जिसको आपने अडॉप्ट करना है, डरना नहीं है। नंबर 2 आपने नो कोड की तरफ जाना है। अब लोग नो कोड की तरफ जा रहे हैं। नो कोड में 2 डोमेन्स आ जाते हैं। एक तो नो कोड को यूज़ करना कि आपने ड्रैग ड्रॉप करके पूरी एक SaaS प्रोडक्ट खड़ी कर ली bubble.io के साथ या builder.io के साथ, या मैं एक प्रोडक्ट नहीं नाम नहीं ले रहा, मैं मल्टीपल नाम ले रहा हूँ, तो इनमें से किसी को पिक कर लें। हाँ जी, वेब फ्लो पिक कर लें आप, वेब फ्लो भी इज़ वन ऑफ द गुड वन। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये मार्केट में काफ़ी, तो यू ग्रैब, मैंने जाइटेक्स में भी बहुत देखा है नो कोड। एग्जैक्टली। तो अब ये क्या है कि नो कोड इज नियर फ्यूचर। नंबर 3 इज अमलगामेशन और कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन विद AI, ब्लॉकचेन विद मेटावर्स, AI विद मेटावर्स, या मिक्सचर ऑफ समथिंग। तो अब नेक्स्ट लेवल पे ये है कि हमने डिफरेंट पुर्जे हमें मिल गए, कंपोनेंट्स मिल गए, हमने उनको जोड़ के एक नई चीज़ बनानी है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो दीज आर द थिंग्स मेरे ख्याल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। अमेजिंग। सो थिंग्स आर चेंजिंग, यानी लोगों को फोरसी करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गोना हैपन एंड हाउ वी गोना चेंज ऑल दैट स्टफ। अब जब ये थोड़ा बदला है, सिचुएशन बदली है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स की एक थिंकिंग चेंज हुई है, उनकी डिमांड्स चेंज हुई हैं, थोड़ा हमारे पास रिसेशन का टाइम भी आने वाला है, आ गया है, थोड़ी फायरिंग्स भी हो रही हैं, बिज़नेस लाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, मुल्क के हालात, डॉलर की सिचुएशन ऐसी है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, be very honest with that, as an entrepreneur, as a owner of a stable company, a well growing company, is it a fearful thing? ये फियर, इसको फियर की कैटेगरी में डालोगे, चैलेंज की कैटेगरी में डालोगे, या इसको अपॉर्चुनिटी की कैटेगरी में डालोगे? मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज प्लस अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज का ही नाम अपॉर्चुनिटी, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेंगे, राइट? सो दैट्स माई बिलीव। तो ये एक चैलेंज है जो कि हम सब ने, IT इंडस्ट्री ने इसको हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने वो बिज़नेस ग्रैब कैसे करना है, उठाना कैसे है, ठीक है? अब अगर फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हैं,
मैं आपको अगर आके कहूँ टिपिकल चीज़ें बेचना शुरू कर दूँ, आप कभी भी बाय नहीं करेंगे मेरे से कुछ भी, ठीक है। आप कहेंगे यार मुझे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, लेकिन अगर मैं आपके लिए वाकई कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जो कि आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स होगी, आपको मैं पिच कर सकूँगा, और मेरे पास वो पिच कैपेसिटी कहाँ से आएगी, मेरी स्किल्स से, मेरे बैकग्राउंड से, मेरी प्रोफाइल से प्रॉब्ली, या कहीं ना कहीं से वो आ रही होंगी, और मल्टीपल चीज़ें भी मिलके हो सकती हैं। और जब मैं आपको पिच करूँगा, आप पहले तो मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे, पहले तो देखेंगे ये है कौन, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये पिच क्या कर रहा है, उसकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, फिर उस अगर आप कर तो फिर आप रेडी हो जाएंगे आप इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है, बैंक मुझे चाहे ज़्यादा दे रहा है लेकिन लेस इन्वेस्ट इनटू दिस एरिया। तो इट्स अ चैलेंज, थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर हो गया, लेकिन यहीं तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप हिस्ट्री देखें तो रिसेशन में माइक्रोसॉफ्ट बना था। माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप गो बैक तो माइक्रोसॉफ्ट जब बना था तो और उन्होंने ग्रो भी रिसेशन में ही किया है। अभी रिसेशन ही चल रहा है, तो हम एनवीडिया को देख लें, एनवीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल जिन्होंने बिलियंस में जो है ना ग्रो किया ड्यूरिंग दिस रिसेशन। कोरोना के अंदर बहुत सारी कंपनियां डूब गई, बहुत सारी कंपनियों ने माइंड ब्लोइंगली ग्रो किया। तो मुझे लगता है कि हर रिसेशन कुछ लोगों के लिए, जैसे सैलाब आता है तो सैलाब कुछ लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। बारिशें आती हैं बहुत ज़्यादा, जब बारिशें आती हैं तो वो इसी तरह से किसी की फसलें तबाह हो जाती हैं और किसी की ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है। तो ये रिसेशन भी एक कुछ लोगों के लिए इज़ अ नाइटमेयर एंड कुछ लोगों के लिए ये चैलेंज। दैट डिपेंड्स आपके माइंड सेट पे। अगर आपके पास ग्रोथ माइंड सेट है तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे आउट एंड यू विल कंसीडर चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप फिक्स माइंड सेट के मालिक हो तो यू विल कंसीडर चैलेंजेस एज सर्वाइवल, कि बड़ी मुश्किल से सर्वाइव होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जो चीज़ें आप पहले कर रहे हैं वो अब नहीं काम करेंगी। जो चीज़ें लोग पहले 2-3 साल से 4-5 साल से कर रहे हैं वो काम नहीं। दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग, कि अब चीज़ें बदल रही हैं। और जैसे स्टार्ट किया था ना इस कन्वर्सेशन को फुरकान, कि आपने शुरू में बड़ा 4 मिनट में समराइज़ कर दिया कि फोरसी करना पड़ेगा चीज़ों को, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और आगे की सोचनी पड़ेगी। हम बेसिकली अगले महीने की सैलरी से आगे नहीं सोचते, जिसकी वजह से हम जब तक चीज़ हमारे सर पे आके ना पड़े ना तो हम रेडी ही नहीं होते। चैट जीपीटी हमारे सर पे पड़ा तो हमने पहले उसको हलाल हराम के चक्करों में पड़ गए और उसके बाद जाके उसको अडॉप्ट करने में, अभी तक हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। वैसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने आके दुनिया बदल दी है, बट अभी हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का पता नहीं है कि उनका इफेक्टिव यूज़ ही हमें नहीं पता। न्यूरल नेटवर्क इतने ऊपर चले गए हैं हमें नहीं पता, कंप्यूटेशनल पावर इतनी चीप हो गई है और इतनी इफेक्टिव हो गई है हमें नहीं पता, जब तक ये चीज़ हमारे सर पे ना पड़े। सो अगेन वी कैन टॉक फॉर एजेस, फॉर डेज, फॉर ईयर्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि ज़ीरो से खड़े होकर हासिलपुर से आओ और एक कटिंग एज के अंदर 500 लोगों की कंपनी खड़े कर दो, इतने मुल्कों में चले जाओ और 4-5 शहरों में जाके स्टेबल कर दो। इट्स नॉट दैट ईजी, आप इसको कभी समराइज़ कर नहीं पाते। बट व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इंडिविजुअल्स को पर्सनली दिल से, कि यार खुदा के लिए यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड नॉलेज। और नॉलेज आता है उन लोगों से जिन्होंने करके दिखाया हो, जिन्होंने किया हो। उन लोगों को चेस करें, उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों से सवाल करें, उन लोगों को स्टडी करें जो आपके करीब हैं, जो आपसे दूर हैं। आप फुरकान को स्टडी करें या इलॉन मस्क को स्टडी करें, लेकिन गो हैड एंड स्टडी दैट। मैं देखता हूँ कि लोग मोटिवेशनल लेक्चर ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशनल चैनल ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट। ये तो भाई ने बड़ी समरी, बड़े आराम तरीके से बता दी है। अब जब हम ऑफ द कैमरा बैठ के बातें कर रहे हो तो हमें पता है हाँ ख्वारी एक जितनी होती है। लेकिन अगेन देयर आर थिंग्स के स्टार्टअप्स के अंदर आप हमेशा हर रोज़ आप अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हो और हर रोज़ कुछ हार को सेलिब्रेट करते हो। हार को भी सेलिब्रेट करते हो, जीत को भी सेलिब्रेट करते हो। पर एज ए सेड एट द स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन दैट दिस इज़ गोना बी अ 2-वे कन्वर्सेशन। और जो मैं पूछूंगा, कुछ जो मेरे जहन में सवाल आते हैं, हम एक दूसरे से इसलिए पूछ रहे हैं कि यार ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन हो जाए। ऑफ कैमरा हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन भी की, वो ऑन कैमरा इसलिए भी नहीं की जा सकती कि लोगों को समझ में नहीं आती, बाज़ औक़ात बच्चे को लिए इर्रेलेवेंट हो जाती है। विल कंटिन्यू दैट।